हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने आपके लिए सीटेट के लिए साइंस की क्लासेस आपकी स्टार्ट करी हुई है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये क्लासेस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पसंद कर रहे होंगे, आप इनको देख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करूंगी, जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में पोषण का जो आपका चैप्टर है, जो कि आपको 7th क्लास में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ये आपको यहाँ पर पढ़ना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और पर्टिकुलरली अगर आज की इस क्लास की बात करूँ तो इसमें मैं आपके साथ डाइजेशन इन ह्यूमन जो है डिस्कस करूंगी, यानी कि मानव में पाचन किस तरीके से होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बिकॉज एनसीईआरटी को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए चीज़ें लेकर के आ रही हूँ। तो वो नेक्स्ट क्लास में, और दोनों ही क्लास को फिर आपस में मैं आपको मर्ज कर दूंगी। और सभी जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारी क्लासेस को सीरीज वाइज चेक कर सकते हो। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ फॉर मोर अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। पोषण क्या होता है? पिछली क्लासेस में मैंने आपके साथ फूड को ही डिस्कस किया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस किया था, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को भी डिस्कस कर लिया है विद क्वेश्चन आंसर्स। तो न्यूट्रिशन अभी तक आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर बहुत ही छोटी सी भाषा में मैं अगर आपके साथ बात करूं तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो खाना आप खा रहे हो, जो खाना आप इनटेक कर रहे हो, जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए चाहिए होते हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, उनका इस्तेमाल करना। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है। तो अगर ह्यूमन में अगर बात करें, डाइजेशन अगर ह्यूमन में बात करें तो इसको आपने समझना है कि 5 प्रोसेस इसमें आपकी होती है। ये 5 प्रोसेस आपने समझ लेनी है और इससे आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। इंजेशन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना, यानी कि जब आप मुंह में भोजन जब खाते हो तब से लेकर के और आपका इजेशन तक, यानी कि जब वो भोजन एक वेस्ट बन करके जब बाहर निकल जाता है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप में होता है। सबसे पहला है आपका इंजेशन, जब आप भोजन को ग्रहण करते हो। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, यानी कि पचाना, ठीक है, भोजन का पचना जिसको आप बोलते हो। और तीसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण किनका? जो न्यूट्रिएंट्स आपके भोजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। जो आपका डाइजेशन का मतलब होता है जब आपका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलेस्ट में। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी डाइजेशन की बात आती है तो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्ट है वो आपका ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और अगर बहुत ही सिंपल सी अलग भाषा में भी बात करें तो इसमें क्या आपका डिवाइड होता है, जो मैं आपके साथ आगे भी बताऊंगी, कि आपका जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर वो जो ब्रेक डाउन वाला जो पार्ट है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, और फिर वो सारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये आपका डाइजेशन था। एब्जॉर्प्शन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं, जो स्मॉल जो आपके कंपोनेंट ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये वाले, ये क्या करते हैं, फिर हमारे शरीर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब जो आपका ब्लड स्ट्रीम है, जो जिसको आप बोलते हो कि रक्त धारा जिसको आप बोलते हो, भाई जो खून है वो आपके सारे शरीर में जाता है, तो खून के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स मिक्स होकर के आपके सारे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। एसिमिलेशन मतलब होता है सारे ही बॉडी पार्ट्स तक वो सारे न्यूट्रिएंट्स का पहुंच जाना, ऑल बॉडी तक उस न्यूट्रिएंट्स का पहुंच जाना, उसको एसिमिलेशन बोला जाता है। ठीक है। इजेशन का मतलब क्या होता है? आप निष्कासन कर रहे हो। किसका निष्कासन कर रहे हो? जो वेस्ट आपने जनरेट किया है, आपकी बॉडी ने जो वेस्ट जनरेट किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके अलावा जो ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा शरीर अब नहीं डाइजेस्ट कर सकता, जो हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है, उसको आउट करने का जो प्रोसेस है शरीर से, वो इजेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स है जो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ लेने हैं। इन्हीं 5 पार्ट्स को मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको बताया है, तो ये अब पूरा यहाँ पर इस वीडियो में आपका चलेगा और ये आपको अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इजेशन है
इंजेशन है सबसे पहले। इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण करना, फूड को इनटेक करना। अब इनटेक कहाँ से करते हैं, तो इनटेक हम माउथ से करते हैं। तो आपका जो भोजन का जो डाइजेशन है, भोजन का जो पचना है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, आपसे एक टर्म दे दिया जाता है एलिमेंट्री कैनल करके, आपको नाम दे दिया जाता है एलिमेंट्री कैनल। और एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, तो ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, यानी कि यहाँ से आपके माउथ से जो फूड का, जैसे आपने यहाँ से खाया, यहाँ से खाना फिर आपका नीचे जाते हुए लीवर से, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज, और फिर ये आपके इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल, ये लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हुए, और यहाँ से हमारा खाना जो है वो आउट हो जाता है। तो ये जो पैसेज है, ये जो रास्ता है आपके माउथ से लेकर के और यहाँ आपका खाना जब आउट होता है, तो ये जो पूरा पैसेज है वो आपका क्या कहलाता है, ये पूरा जो रास्ता है उसे क्या क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है, या फिर आप इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल, या फिर इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। आप कह सकते हो पाचन नली, क्या कह सकते हो, पाचन नली आप इसको कह सकते हो। तो ये इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, अब इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, आपका माउथ, जिसको जो बकल कैविटी होता है, जो आपका माउथ वाला पोर्शन होता है, ये आ जाता है। फूड पाइप, जिसको ऑइसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप आ जाती है। लीवर, जिसको यकृत बोला जाता है। स्टोमक आ जाता है, अमाशय। पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोला जाता है। उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, जिसको शुद्रांत्र और या फिर छोटी आंत आप कहते हो। लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट आ जाता है। रेक्टम, जहां पर आपका वेस्ट जो है वो सबमिट होता है, जहां पर जमा होता है। और एनएस, वो रास्ता होता है जहां से आपका वेस्ट आउट हो जाता है। तो ये सभी पूरा जो पैसेज है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनल होता है। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिए हैं। आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, माउथ और बकल कैविटी से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो पाचन है, आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बताएंगे डाइजेशन जो है वो हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा खाना जो है हम दांतों से काट करके, चबा करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो हमारे डाइजेशन का हिस्सा होता है। तो डाइजेशन आपका मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है आपका ये आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स है। तो ये जो ग्लैंड्स है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या सीक्रेट करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा, और सलाइवा को लार बोलते हैं। और ये आपकी लार ग्रंथियां होती है। तो जो लार ग्रंथियां है वो लार निकालती है, और जो लार है वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है, फूड के साथ मिक्स हो जाती है, जो हमें खाने को नीचे निगलने में, यानी कि नीचे तक पहुंचाने में, फूड पाइप तक पहुंचाने में हेल्प करता है। पहली चीज ये। दूसरा, जो सलाइवा है वो ब्रेक डाउन करता है, किसको, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज बाद में क्या हो जाता है, जब आगे की प्रोसेस आएगी तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड के अंदर मिक्स होकर के सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सलाइवा क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है आपका, उसको ब्रेक डाउन करता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये चीज है आपकी बकल कैविटी के अंदर, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आते हैं बकल कैविटी के अंदर आपके दांत भी होते हैं, और दांतों से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दांत में आपको यहाँ पर ध्यान में रखे होंगे, 4 तरीके के हमारे दांत होते हैं, 4 टाइप्स के ह्यूमन में दांत जो है वो पाए जाते हैं। एक है आपका इंसीजर, एक है कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पर फिगर में मैंने बताने की कोशिश करी है, ये जो सामने वाले जो 4 दांत होते हैं, नीचे लोअर जा में भी और अपर जा में भी जो हमारे 4 दांत फ्रंट के होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंसीजर कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो साइड वाला जो 1 और 1 टीथ है, यानी कि 2 नीचे वाले लोअर जा में और 2 ऊपर वाले में होते हैं, अपर जा में होते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कैनिन कहलाता है, जो कि ओनली 4 होते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। इंसीजर नीचे के 4 और ऊपर के 4 कितने हो गए, इंसीजर होते हैं आपके 8 दांत होते हैं। कैनिन आपके 2 नीचे 2 ऊपर होते हैं, यानी कि 4 होते हैं। और प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो आपको आपके ये कैनिन के जस्ट बाद में ये जो 2 दांत है वो आपके प्रीमोलर कहलाते हैं, जो कि 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, यानी कि 4 होते हैं, और ऊपर वाले के मिलाकर के पूरे 8 हो जाते हैं। उसके अलावा जो मोलर दांत होते हैं उनको, ये आपके जो लास्ट वाले हैं ना, इसको बोला जाता है, ये जो लास्ट वाले 3 पेयर है, 3 यहाँ पर है,
3 यहाँ पर है, मोलर है ये, ठीक है, मोलर है, ये आपके प्री मोलर है, ये आपका प्री मोलर है। तो 6 यहाँ पर, 6 ऊपर, तो कितने हो गए, 12 हो गए। इस तरीके से अगर बात करें तो 32 जो है हमारे दांत हो जाते हैं किसी भी अडल्ट में, ठीक है। किसी भी वयस्क इंसान में जो दांत है वो कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बच्चों की बात करूँ, किड्स की अगर बच्चों की बात करूँ, तो बच्चों के अंदर जो है वो प्री मोलर जो टीथ है वो नहीं पाए जाते हैं, प्री मोलर टीथ नोट प्रेजेंट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बच्चों के अंदर कौन से दांत प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्री मोलर जो टीथ है, जो ये आपके ये वाले हैं, ये उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और बच्चों के अंदर जो टोटल दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि उनके अंदर 8 इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, 4 उनके कैनिन प्रेजेंट होते हैं, ये उनके पास होते नहीं है। ये उनके पास 3 का पेयर नहीं होता बल्कि 4 का पेयर होता है, इसलिए यहाँ पर ये कितने आ जाएंगे, यहाँ पर ये उनके कितने हो जाएंगे भाई, 8 और 4 12, और यहाँ पर ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके पास, बच्चों के पास कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है मिल्क टीथ, ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप सभी को पता होता है कि जो 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके जो दूध के दांत है वो टूट जाते हैं, ठीक है। और परमानेंट टीथ वो होते हैं जब एक बार दूध के दांत गिर जाते हैं तो बाद में जो दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं। और ये परमानेंट इसलिए होते हैं बिकॉज ये ताउम्र जो है वो चलते रहते हैं, और ये तभी गिरते हैं जब एज्ड अगर कोई बंदा हो जाए और उसको दांतों में अगर कोई डिजीज वगैरह हो जाए तभी गिरते हैं, तो वो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। इतना यहाँ समझ में आया। इंसीजर टीथ की अगर बात करूं तो बाइटिंग के लिए और कटिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बाइटिंग के लिए और कटिंग के लिए, ठीक है, यानी कि काटने के लिए हम इन दांतों का इस्तेमाल करते हैं। कैनिन दांतों का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं टीयरिंग के लिए, ठीक है। टीयरिंग मतलब फाड़ने के लिए, किसी भी चीज को टीयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो है ये हमारे च्यू करने के लिए, यानी कि चबाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, और ये हम ग्राइंड करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इतना यहाँ से आपको समझ में आया, ये दांतों के प्रकार हैं। अब इसके अलावा थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हमारे शरीर का बिल्कुल सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, तो आप दांतों के अंदर ऐड कर लेना इनामल। इनामल जो होता है वो हमारे दांतों की आउटर लेयर होती है, जो हमारे दांत होते हैं ना उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है वो इनामल कहलाती है, और ये आपकी हार्डेस्ट पार्ट होती है शरीर की, ठीक है, सबसे कठोर पार्ट होता है। आप इसको लिख लेना, सबसे कठोर पार्ट होता है। इसके अलावा सेकंड हार्डेस्ट अगर पूछा जाए तो वो डेंटाइन होता है। क्या होता है, डेंटाइन होता है, और ये भी दांतों की ही दूसरी परत होती है जो सेकंड हार्डेस्ट होती है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। दांतों की स्टडी कहलाती है ओडोंटोलॉजी, और जो इनको स्टडी करते हैं वो ओडोंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ये भी आप सभी को पता होगा। अगर आपसे लॉन्गेस्ट टूथ पूछे कोई, लॉन्गेस्ट टूथ, तो वो सबको पता है एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो होते हैं एलिफेंट के टस्क, हाथी जो दांत होते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़े होते हैं। तो ये थोड़ी एडिशनल सी जानकारी है जो मैंने आपको दी है, आप कहीं पर इनको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, खाना जो है आपका कहाँ पर, जो फूड है आपका उससे बकल कैविटी कंप्लीट हो गया जिसके अंदर आपके दांत, सलाइवरी ग्लैंड वगैरह सब आ जाते हैं। अब खाना कहाँ जाएगा, खाना आपका यहाँ से पूरा इस फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। ये आपकी फूड पाइप है जिसको ओएसोफेगस यानी कि ग्रसिका इसको कहा जाता है। अब ये ओएसोफेगस में आप एक चीज ध्यान में रखेंगे कि बोलस यहाँ पर जो फूड यहाँ पर माउथ से आया है, जो खाना आपका यहाँ माउथ से नीचे जा रहा है, वो जो खाना है अब उसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोलस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मुंह से नीचे उतरने वाला, गले से जो नीचे उतरने वाला खाना है उसको अब क्या कहा जाता है, अब उसको बोलस कहा जाता है। यानी कि अब जो ये फूड कहा गया है वो बोलस कहा जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और ये जो खाना है वो किस मूवमेंट से पास होता है, इस ओएसोफेगस ये जो ट्यूब है इसके अंदर किस मूवमेंट से पास होता है, तो वो जो मूवमेंट है वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है। बेसिकली क्या होता है, जब हमारा जो फूड पाइप है उसमें जब खाना जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब, देखो कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये यहाँ पर मतलब एक सिकुड़न टाइप सी हो जाती है पाइप में, और ये जो सिकुड़न है एक प्रेशर बनाती है जिससे जो खाना है वो नीचे आता जाता है। फिर उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर फिर से एक कॉन्ट्रैक्शन बनेगा जिससे खाना आपका आगे ही नीचे आ जाएगा, और ऐसे करके आपका जो खाना है वो पूरा जो ये ओएसोफेगस है वो इससे बाहर चला जाता है,
ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि खाना आपका पहले कहाँ आएगा, खाना आपका पहले अगर यहाँ है तो ये पाइप थोड़ा सा यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगी, और यहाँ पर आपका प्रेशर लगेगा। फिर थोड़ी देर के बाद जो है ये आपका रिलैक्स हो जाएगा, एक सेकेंड को, थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, और यही सेम पार्ट आपका फिर कहाँ पर रिपीट होगा, ये आपका यहाँ पर रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे जो है प्रेशर बनते बनते इसी मूवमेंट के थ्रू जो आपका खाना है वो कहाँ पर जाता है, स्टोमक में चला जाता है, यानी कि आमाशय में चला जाता है, पेट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो ये टर्म आप जरूर ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी टर्म आपकी पिक कर रखी है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि स्टमक के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ऐसे करके हम सारे पार्ट्स को इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, खाने का, भोजन का जो पाचन है वो पढ़ रहे थे, और अभी भी आपका डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो चली हुई है, ये अभी फिनिश नहीं हुई है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो डाइजेशन है वो आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और अभी भी ये आपका चला हुआ है। तो अभी हम स्टमक तक आ गए, यानी कि अब जो खाना है वो आपका ओइसोफेगस, यानी कि फूड जो पाइप है, जो आपकी ग्रसिका है, उससे आपका जो पेट है, जिसको हम अमाशय बोलते हैं, यहाँ तक आ चुका है। अब पेट में क्या रोल है, तो पेट आप ध्यान में रखेंगे, पेट जो है, अमाशय जो है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल होता है, इसको सीक्रेट करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ पाचन जो रस है, डाइजेस्टिव जूस है, इनको भी सीक्रेट करने का काम करता है, और एक म्यूकस को सीक्रेट करता है जिसको बलगम बोला जाता है। ये तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे जो कि पेट में सीक्रेट होती है, पेट में इनका रिसाव होता है, इनका सिक्रेशन होता है। तो HCl क्या करता है, जो हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, फूड के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको किल करने का काम करता है, यानी कि उनको मारने का काम करता है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है पेप्सिन, क्या होता है, पेप्सिन, इसको एक्टिवेट करने का काम HCl के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस में ही क्या होता है, एक एंजाइम है पेप्सिन, जो कि क्या करता है, ये पेप्सिन क्या करता है भाई, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो HCl है, अगर HCl इसको, पेप्सिन को अगर एक्टिवेट नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए HCl के दो यहाँ पर यूजफुल चीजें हैं कि ये बैक्टीरिया को भी किल करता है जो खाने के साथ आ जाते हैं, उसके अलावा पेप्सिन को जो एक्टिवेट करता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं कि जो पेप्सिन आपका है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और म्यूकस यानी कि जो बलगम है वो क्या करती है, ये हमारे पेट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो अमाशय है उसकी जो लाइनिंग है, जो उसकी इनर लाइनिंग है, उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, भाई एसिड अम्ल क्या होता है, भाई एसिड की अगर एक दो बूंद भी किसी पे गिर जाए तो वो जला देती है, और ये तो हमारा पेट है। तो पेट को जो है बचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है एसिड से, वो म्यूकस होती है, वो बलगम होता है जो पेट जो है सीक्रेट करता है, और ये हमको HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो ये तीन चीजें आप स्टमक के बारे में ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से स्टमक से जो खाना है वो कहाँ पास आउट होता है, वो आपका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर पास आउट हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको आप जो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें इसका नाम क्षुद्रांत्र लिखा गया, इसके साथ साथ इसको छोटी आंत भी कहा जाता है, और ये आपकी 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, और अगर डायमीटर यानी कि अगर व्यास की बात करें तो ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर आपका होता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको लेंथ और ये डायमीटर जरूर ध्यान में रख लेना है, बिकॉज ये आपसे पूछा गया है। अब जो खाना आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हुआ है, अभी तक जो खाना था उसको बोलस नाम दिया गया था, जो आपका गले से नीचे उतरने वाले खाना है जो पेट तक है उसे बोलस कहा गया था। लेकिन अब जो खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक आया है, इसको क्या बोला जाता है, इसको काइम बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, काइम, यानी कि ऐसा खाना जो आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला खाना आप काइम कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंप्लीट जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, कंप्लीट जो है डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, यानी कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कहाँ पर होती है, वो छोटी आंत में ही होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि डाइजेशन आपका कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से होता है, और कंप्लीट कहाँ पर हो जाता है, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पूछे तो कहाँ पर होता है, तो वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान में रखना है, हमने यहाँ पर बात करी थी लीवर की। ये क्या है, लीवर है जिसको यकृत बोला जाता है, और ये जो पत्ते टाइप आप देख रहे हो ये पेनक्रियाज बोला जाता है। इनका अहम रोल है यहाँ पर
लीवर जो है आपका, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो सिक्रीशन रिसीव करता है। किसका सिक्रीशन रिसीव करता है? लीवर और पेनक्रियास जो सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीशन यहाँ पर रिसीव होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लीवर जो है वो क्या सिक्रीट करता है? ये यहाँ पर बाइल जूस जो है वो सीक्रेट करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, लीवर क्या रिसीव करता है? बाइल जूस, और ये कहाँ पर स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में जो है स्टोर होता है। इसके अलावा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पर सीक्रेट करता है। ठीक है, ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो बाइल जूस है और जो पेनक्रियाटिक जूस है, ये इसका सीक्रेशन कौन रिसीव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बाइल जो लीवर है वो कोई भी एंजाइम यहाँ पर क्रिएट नहीं करता है। लीवर जो है कोई भी एंजाइम यहाँ पर सीक्रेट नहीं करता है। नो एंजाइम सीक्रेटेड बाय लीवर, ये आपसे पूछा गया है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, लीवर कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। इसके अलावा जो लीवर होता है वो क्या होती है? वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, लीवर क्या होती है? वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कहा जाता है। जो पेनक्रियाज है वो लॉन्गेस्ट कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, दोनों में फर्क इतना ऐसा ही है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो आप लीवर बताएंगे, और लॉन्गेस्ट अगर पूछे तो आप पेनक्रियाज बताएंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी तीन पार्ट्स में यहाँ पर बटी हुई है। जो आप यहाँ से देख रहे हो, ये यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होते होते ये कंप्लीट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि यहाँ पर आकर के मिल जाती है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो आपका है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये आपके इसमें मिल जाती है। अब ये आपके तीन पार्ट्स में बटी हुई है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसे ड्यूडेनम कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम कहा जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपका जो मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मिडिल पार्ट को बोला जाता है क्या? जेजुनम। क्या बोला जाता है? जेजुनम। तो ये आपका जेजुनम पार्ट है। और जो एंड पार्ट आप इसको कह सकते हो, ये जो एंड पार्ट है इसको इलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलियम बोला जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या होता है वो अभी देखेंगे। मैंने आपके साथ ये कहा कि कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो सिक्रीशन यहाँ पर रिसीव करने का काम किया जा रहा है लीवर और पेनक्रियाज का, वो कहाँ पर होता है? वो ड्यूडेनम के अंदर ही होता है। और जो आपका जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट में है, जैसे आपका स्टार्च है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टार्च आपका शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आपका जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एमिनो एसिड में। जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये कहाँ पर होता है? ये आपका ड्यूडेनम के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पेनक्रियाज का सिक्रीशन तो रिसीव करता ही करता है, अपना खुद का भी इंटेस्टिनल जो डाइजेस्टिव जूस है उसे भी सिक्रेट करता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम के अंदर आपकी ये सारी चीजें होती है, यानी कि अब जो है आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके बिल्कुल ही सिंपलर फॉर्म में आपके रिसीव किए जा चुके हैं। अब जेजुनम क्या करेगा कि ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स बने हैं, यानी कि शुगर जो है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं इनको यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। इनको यहाँ पर क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब, यानी कि अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अवशोषित। तो आपने अभी एक चीज नोटिस करी कि कंप्लीट डाइजेशन आपका ड्यूडेनम के अंदर हो चुका है। कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पर होता है? ड्यूडेनम के अंदर होता है। और अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की, यानी कि अवशोषण की बात आती है। और एब्जॉर्प्शन भी आपका कहां पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम पार्ट के अंदर हो रहा है। तो अगर डीप में अगर आपसे पूछे तो आप बता देना जेजुनम, अदरवाइज तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन ही मार्क करेंगे कि छोटी आंत में आपका जो कंप्लीट पाचन है वो भी होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का जो अवशोषण है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। और ये एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है? तो जेजुनम की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको विली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको विली बोला जाता है। और ये जो विली है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाए।
ठीक है, इतना आप चीज यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, वो क्या हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो इलियम है, थर्ड पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका क्या काम है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स तो यहाँ पर आपके एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं, जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए, जो आपकी रुधिर वाहिकाएं हैं जिसको आप रक्त धारा कहते हैं उसमें एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं। लेकिन इलियम जो है वो क्या रिसीव करता है, तो ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है विटामिन B12 और इसके अलावा जो बाइल एसिड है उसको, और जो आपके रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स जो रह गए हैं वो यहाँ पर आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि जो बचे कुचे जो आपके पोषक तत्व है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि विटामिन B12 और जो बाइल एसिड है उसको वो कहाँ पर आपके एब्जॉर्ब होते हैं, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, इलियम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स में आपको पता करना बहुत जरूरी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है और कंप्लीट आपका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सीधा हम चलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, इसका क्या यहाँ पर यूज है, उसके बाद रेक्टम और एनस की यहाँ पर बात करेंगे। चलिए अब डाइजेशन की इस प्रोसेस को आगे देखते हैं। अभी तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था, यहाँ पर आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके एब्जॉर्ब किए जा चुके थे। तो हमने ड्यूडेनम पार्ट पढ़ लिया था, हमने जेजुनम पार्ट पढ़ लिया था और हमने इलियम पार्ट पढ़ लिया था। अब जो खाना है वो आपका कहाँ आ जाएगा, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि डाइजेस्ट होके जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो अब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। उससे पहले हमने यहाँ पर एक टर्म और लिखी है जिसको असिमिलेशन कहा जाता है, हिंदी में इसको स्वांगीकरण कहा जाता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, स्वांगीकरण इसको कहा जाता है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स अभी रिलीज हुए थे, जो हमने डाइजेस्ट किया था फूड, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकले थे, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलकर के सारे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में मिलकर के सारे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को असिमिलेशन कहा जाता है। यानी कि जो हमारे रक्त धाराएं आप इनको कह सकते हो, या फिर अगर हिंदी में प्रॉपर बात करें तो इसको रुधिर वाहिकाएं आई थिंक बोला जाता है। रुधिर वाहिकाओं में जो है आपके सारे पोषक तत्व मिक्स होकर के आपके शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं वहां तक चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये प्रोसेस आपके असिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण कहलाती है। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, जिसको बृहदांत्र बोला जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये इसकी लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, इसका जो डायमीटर है वो इससे बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, अब जो आपका खाना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका आया है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें से पानी, वाटर और जो सोल्ट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम यहाँ से किया जाता है। वाटर और सोल्ट है वो इसमें से रिमूव आउट कर लिए जाएंगे, इसमें से निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो आपके रेक्टम यानी कि जिसको मलाशय बोला जाता है, यहाँ पर चला जाता है रेक्टम। ठीक है, और टाइम आने पर ये जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है एज ए सॉलिड वेस्ट कहाँ से आउट हो जाता है, एनस से आउट हो जाता है। और ये जो आउट होने की जो प्रोसेस है, आउट होने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या बोला जाता है, इजेशन बोला जाता है, यानी कि निष्कासन बोला जाता है। यानी कि ऐसा खाना जो आपका पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर के आया है और जहाँ से कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स आपके ड्रेन आउट किए जा चुके हैं, अब ऐसा खाना जो फर्दर आपका डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, उसे आपके उस सॉलिड वेस्ट को आपके बॉडी पार्ट से बाहर आना होता है। और वो कहाँ से आउट होता है, वो एनएस पार्ट से आउट होता है और इसको इजेशन कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया थी जो कि मानव पाचन की प्रक्रिया थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। इसको आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा और जो चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी है वो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी इसी सीरीज में, वो मैं एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आपको स्टारफिश करके भी दिया गया है कि स्टारफिश का जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ फीडिंग आप कह सकते हो वो कैसे हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं जैसे गाय भैंस होगी, इनके अंदर कैसे आपका होता है, जिनको रूमिनेंट बोला जाता है, और अमीबा का भी आपसे पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।